integrate it, add wings to your career. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंटीग्रेट इट। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का, बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स। ठीक है, देखो अपन ने इससे पहले जब लेक्चर्स में देखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंट्रॉइड, ठीक है, वो वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो देखना, उसके बाद बेंडिंग स्ट्रेसेस और आगे शियर स्ट्रेसेस में आप काम कर पाओगे, आगे निकाल पाओगे। ठीक है, क्योंकि सारा खेल इस चैप्टर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंट्रॉइड का है। ठीक है, इसीलिए मैंने वो चैप्टर पहले लिया था, क्योंकि वैसे वो सिलेबस में है तो सही, बट वो लास्ट में पढ़ाया जाता है सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बट अगर मैं उसको लास्ट में ले लेता तो यहाँ पर वापस वही चीज आ जाती, इस बीम का ऐसे निकालते हैं, इस बीम का ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो आप पहले जरूर सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला लेक्चर देखें, ऊपर भी लिंक आ रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। ठीक है, चलो तो आज हम बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये आपके राजस्थान जेई, एसएससी जेई, ईएस गेट कुछ भी ले लो, सब में है। ठीक है, हर स्टेट एजेई एग्जाम्स में बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स का सिलेबस में है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में। क्लियर, तो आपको हर एग्जाम में ये मिलेगा। ओके, चलो अब नाम से पता चल रहा है बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स। फिर देखो हर चैप्टर में जब मैं स्टार्टिंग करता हूँ सिर्फ सीधे नाम पे चलते हैं। ठीक है, नाम क्या है? बेंडिंग स्ट्रेसेस। किसमें? बीम्स में। अपन ने बेंडिंग मोमेंट देखा था, शियर फोर्स देखा था, डिफ्लेक्शन देखे थे। ठीक है, किसमें देखे थे? बीम्स में देखे थे। ठीक है, अब नाम आ रहा है स्ट्रेस। पहली बात स्ट्रेस, तो अभी तक अपन जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है, प्रिंसिपल स्ट्रेन्स वगैरह सब निकाला था, वो कैसे निकाले थे? यूनिएक्सियल, सब एक्सियल लोडिंग थी। ये भले बीम मान लो या कोई बार मान लो, सब अपन ने एक्सियल लोडिंग ली थी। इस बार क्या है? बेंडिंग स्ट्रेस। अब बेंडिंग स्ट्रेस कैसे आएगा? मैंने स्टार्टिंग में जब फर्स्ट क्लास थी मेरी, तो मैंने बताया था कि किसी बीम में जब बेंडिंग मूवमेंट आता है, और बेंडिंग मूवमेंट कैसे आता है? जब जो लोड्स लग रहे हैं किसी फिक्स डिस्टेंसेस पे लग रहे होंगे, ये रिएक्शन है, ये भी रिएक्शन है, ए और बी, और ये लग रहा है डब्ल्यू। ठीक, जैसे ये मेरा मार्कर है, इस मार्कर में मैं सेंटर पे पॉइंट लोड लगा रहा हूं। ठीक है, और नीचे दो सपोर्ट्स हैं, तो ये क्या करेगा? यूं होएगा। ठीक है, दोनों साइड पर में एक मूवमेंट जनरेट होगा, ऐसे और ऐसे, देखो, और ये बीम हो जाएगी कैसे? ऐसी। ठीक है, यानी इसको मैं अगर इस फॉर्म में बताऊं यहां पर, तो ये ऐसे बेंड हो जाएगी। ठीक है, ये तो पता चलता है मेरे को कि अच्छा ये बेंडिंग फिनोमिना तो अपन देख चुके हैं। ठीक है, ये सारी चीजें अपन देख चुके हैं पहले। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं बेंडिंग स्ट्रेसेस की। तो बेंडिंग स्ट्रेसेस से पहले मेरे को स्ट्रेस पता होना चाहिए। स्ट्रेस क्या होता है? तो अभी भाई साहब अपन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यहाँ तो अपन ने आधे से ज्यादा कंप्लीट कर लिया, और अभी तक आपको स्ट्रेस नहीं पता है, तो आप क्या कर पाओगे? ठीक है, स्ट्रेस सबसे पहले जरूरी है। स्ट्रेस रेजिस्टेंस क्रिएटेड बाय द बॉडी होता है। अब रेजिस्टेंस, बेंडिंग स्ट्रेस यानी किसका रेजिस्टेंस? बेंडिंग मोमेंट की वजह से जो बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, उसको मैं नाम दूंगा क्या? बेंडिंग स्ट्रेस। यानी क्या लिखूं मैं? लिखूंगा स्ट्रेसेस डेवलप्ड ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट, डेवलप्ड ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट इन द बीम्स। अब बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहा हूं तो बीम्स की ही बात करूंगा। बेंडिंग मोमेंट इन बीम्स। ठीक है, स्ट्रेसेस डेवलप ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट बीम्स, ये क्या होते हैं? बेंडिंग स्ट्रेसेस। ठीक है, क्योंकि कुछ भी बॉडी, कोई सी भी बॉडी पर अगर मैं कुछ भी फिनोमिना करता हूं, पहले बेंडिंग करूं, चाहे एक्सियल लगाऊं, कैसा भी लोड लगाऊं, तो वो बॉडी अपना खुद का रेजिस्टेंस क्रिएट करवाएगी। ठीक है, ये बॉडी ऐसे और ये बॉडी ऐसे। ठीक है, ये हमारी क्या होगा? ये वाली एक्सियल एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा रिएक्शंस है, तो ये बेंड हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात मेरे को समझ में आती है। तो अब हर सेक्शन पर, किसी एक सेक्शन पर बेंडिंग मूवमेंट आएगा, किसकी वजह से? इस लोड की वजह से या रिएक्शंस की वजह से। जो अब इस मूवमेंट, मान लो इस सेक्शन में मूवमेंट एम आ रहा है, तो इस सेक्शन पे जब मूवमेंट एम आ रहा है, तो इस बेंडिंग मूवमेंट की वजह से इस सेक्शन पे कितने स्ट्रेसेस जनरेट होंगे, वो क्या कहलाएंगे? बेंडिंग स्ट्रेसेस। ठीक है, अच्छा, ये तो अभी सिंपली सपोर्टेड की बात होती है। अगर मैं कैंटिलीवर लूं तो, तो कैंटिलीवर बीम कैसे होती है? ऐसी होती है, एक एंड फिक्स्ड होता है और एक एंड फ्री होता है। ये वाला, अगर मैं यहाँ पर कुछ फोर्स लगाऊं, मेरे मान लो चलो यूडीएल लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है, अगर तो ये बीम कैसे डिफ्लेक्ट होगी? ऐसे डिफ्लेक्ट होगी, ये देखो। ठीक है, अपन ने इसका डिफ्लेक्शन भी निकाले थे। ठीक है, तो ये बेंड हो रही है ये भी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक मोमेंट आ रहा है,
ये इधर फिक्स्ड एंड मोमेंट आएगा एम, ये मैंने इधर इसको इधर से मैंने फिक्स कर रखा है मार्कर को, और यहाँ मैं क्या लगा रहा हूँ, एक भले इधर मोमेंट लगाओ, चाहे ये तो फिक्स्ड एंड मोमेंट आएगा इसका, अगर मैं यहाँ मोमेंट लगा लूं एक, क्योंकि अब ये बीम है तो ये बीम हमें क्या देगी, ये बीम हमें इधर इसकी वजह से ये ट्रांसवर्स फोर्सेस है, ये ट्रांसवर्स, क्योंकि ये लोडिंग कहां लग रही है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहे हैं ना, देखो ट्रांसवर्स फोर्स भी बोलते हैं इनको, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या जनरेट होगा, मोमेंट जनरेट होगा हर सेक्शन पे, इस सेक्शन पे, इस सेक्शन पे, इस सेक्शन पे, तो ये बीम क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, और हर सेक्शन पे जो बेंडिंग मोमेंट आएगा उसकी वजह से जो स्ट्रेसेस जनरेट होंगे उनको मैं नाम दूंगा बेंडिंग स्ट्रेसेस। क्लियर? तो अच्छा, अब बात आती है कि अच्छा ये तो ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेसेस तो आ रहे हैं, अब पर स्ट्रेसेस का नेचर क्या होता है, स्ट्रेसेस का नेचर होता है या तो टेंसाइल या कंप्रेसिव या कंप्रेशन, ठीक है। अपन स्टार्टिंग में सबसे पहले जब मैंने तुम्हें स्ट्रेसेस का इंट्रोडक्शन दिया था, जो अपना पहला या दूसरा ही लेक्चर था, तो उसमें मैंने क्या बताया था, एक तो होता है नॉर्मल स्ट्रेस और एक होता है शियर स्ट्रेस। बेसिकली जो हमारा स्ट्रेस होता है वो दो नेचर का होता है, या तो नॉर्मल या शियर। अब नॉर्मल के मैंने तीन टाइप्स बताए थे, एक्सियल, बियरिंग और बेंडिंग। तो ये जो बेंडिंग है वो है तो क्या नॉर्मल है, बताओ? तो बेंडिंग स्ट्रेस है तो नॉर्मल स्ट्रेस, ये तो मुझे पता है, यानी प्लेन के नॉर्मल लगेगा, टाइप ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। और नॉर्मल स्ट्रेस खुद कितने तरीके का होता है, दो तरीके का होगा, या तो टेंसाइल या कंप्रेसिव नेचर का होगा मेरा, ठीक है। अब जैसे ही मैंने वो ले लिया, बीम ले ली, सिंपली सपोर्टेड वापस, ठीक। अगर मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम ले लिया और यहां पर मैंने लगा दिया डब्ल्यू, ठीक है, और ये रिएक्शन से यहां, तो ये बीम ऐसे बेंड हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है। तो अब जो अंदर की तरफ यहां ये बीम मैं अगर इसको ऐसे बनाऊं तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, तो यहां ऊपर वाली फाइबर्स पे तो आएगा कंप्रेशन, ऊपर वाली फाइबर्स पे तो आएगा कंप्रेशन और नीचे आएगा टेंशन। याद करो, अगर अपन ने स्टील में डिजाइन किया था तो बीम्स में स्टील कहां डाला था, नीचे डाला था, क्यों? क्योंकि जो हमारी नॉर्मली बीम्स डिजाइन होती है वो एज सिंपली सपोर्टेड बीम होती है, और नीचे क्या आता है, टेंशन। और स्टील किसके लिए होता है, टेंशन के लिए, ठीक है, क्योंकि कंक्रीट तो ब्रिटल मटेरियल है ही, और वो हमारा कंप्रेशन नेचर तो लेता ही है, कंप्रेशन तो लेता ही है, ठीक है। तो हमें काम क्या आती है, टेंशन की जरूरत है, कंक्रीट टेंशन में वीक होता है, तो इसलिए अब मैं चाहता था ऊपर भी लगा लेता, कहीं भी लगा लेता, पर टेंशन ज्यादा फोर्स, टेंशन फोर्स आ ही नीचे रहा हूं, तो मैं बीम में स्टील ऊपर क्यों लगाऊंगा, ठीक है। वो डबली रिइंफोर्स की अलग चीज है, मैं सिर्फ सिंगल रिइंफोर्स की बात कर रहा था बीम, क्लियर। बट ये भी जरूरी है कि सिंपली सपोर्टेड ही हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि कैंटिलीवर हो, कैंटिलीवर में ये कैसे उल्टा आएगा मैं बताने वाला हूं, ठीक। तो ऊपर तो है कंप्रेशन, नीचे है टेंशन, तो कहीं बीच में जीरो भी तो होगा, कहीं बीच में जीरो भी तो होगा, उसको मैं नाम दूंगा न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस पे कोई सा भी मैं पॉइंट ले लूं, किसी भी सेक्शन पे ले लूं, इस सेक्शन पे, इस सेक्शन पे, इस सेक्शन पे, अगर मैं इन पॉइंट्स पर स्ट्रेसेस कैलकुलेट करूं तो वो आएगा जीरो। इसको ऐसे प्लॉट किया जाता है, जैसे ये मेरी बीम की है, ठीक है, इस तरफ तो है कंप्रेशन और इधर मैं प्लॉट करूंगा टेंशन, ठीक है, चाहे इधर कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये है कंप्रेशन और ये है टेंशन, ठीक है। इसको मैं नाम दे दूंगा FC, मतलब कौन सा, टॉप फाइबर्स में क्या आ रहा है, कंप्रेशन आ रहा है, और नीचे FT, यानी F तो अपन स्ट्रेस से डिनोट करते हैं और C क्या है, कंप्रेशन, ठीक है। और देखो ये वाला पॉइंट क्या है, जीरो है, यानी ये न्यूट्रल एक्सिस होगी। NA, कहीं भी वर्ड NA आ गया तो उसको मैं नाम दूंगा न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। बीम की न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेसेस क्या होंगे, जीरो होंगे। अच्छा, अब मेरे को बात समझ में आती है कि ठीक है, अच्छा ये बेंडिंग आई बीम में और बेंडिंग मोमेंट आया, तो क्या आया, बेंडिंग स्ट्रेस आया। अब तुम बोलोगे सर शियर फोर्स कहां गया, शियर फोर्स भी तो आता है, इस सेक्शन पे शियर फोर्सेस भी तो आएंगे, इस पे भी तो आएंगे, यहाँ भी तो आएंगे, ठीक है। सिर्फ इस पॉइंट पे, क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड है तो यहाँ पर मिड सेक्शन पे शियर फोर्स जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं सिर्फ सेंटर की बात करूं L/2 पर, एट x = L/2, ठीक है, यहां से x लेता हूं, तो x = L/2 पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मोमेंट आएगा, आप सिंपली सपोर्टेड बूम। अब जैसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखूं तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसे बनता है, और शियर फोर्स डायग्राम बताओ, यूं, यहां पर आता है जीरो, ये है SFD और ये है BMD। तो देखो सेंटर पे मैक्सिमम आ रहा है बेंडिंग मोमेंट,
सेंटर में मैक्सिमम आ रहा है बेंडिंग मोमेंट और सेंटर में शियर फोर्स कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो जहां पर अब जैसे इसकी सिंपली सपोर्टेड की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड में एट सेंटर क्या होगा बेंडिंग मोमेंट तो मैक्सिमम होगा और शियर फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या आएंगे, ओनली ऑफ और ओनली बेंडिंग स्ट्रेसेस आएंगे सेंटर पे। क्यों? क्योंकि शियर फोर्स तो 0 ही है, तो शियर स्ट्रेस कैसे आ सकता है, ठीक है। ठीक, तो अब जनरल केस में अगर मान लो कि मेरी बीम ऐसी है, ठीक है, बीम ऐसी है, अब मेरे को करना है डिजाइन, इस बीम को करनी है डिजाइन, ठीक है, कोई भी लोडिंग है, मान लो XYZ कुछ भी हो, यूडीएलपी हो, सब कुछ हो, ठीक है। अब बीम कौन सा मेंबर होता है बेटा, फ्लेक्सर मेंबर होता है, फ्लेक्सर मेंबर होता है। मूवमेंट कहां मैक्सिमम आएगा, जहां भी मैक्सिमम आए, मैं ये नहीं कह रहा सेंटर में मैक्सिमम आएगा, जहां भी सेंटर मूवमेंट मैक्सिमम आएगा वहां शियर फोर्स क्या आएगा, 0। ये अपन देख चुके हैं बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम पे। तो जहां बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम है और जहां शियर फोर्स 0 है, तो वहां पे क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेसेस आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है। वो ही चीज अपन को यहाँ पे करनी है। इस चैप्टर में हमें क्या करना है, बेंडिंग स्ट्रेसेस कैलकुलेट करने हैं, कहां पर, जहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है जनरली और शियर फोर्स अपने आप 0 आएगा ही आएगा, ठीक है। और कोई बीच वाला सेक्शन पे आ जाए, मान लो कहीं बीच में पूछ ले, तो वहां पे बेंडिंग भी आएगी, बेंडिंग स्ट्रेसेस भी आएंगे और शियर स्ट्रेसेस भी आएंगे। अब शियर स्ट्रेसेस अपन नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, पहले आज सिर्फ अपना ये जो लेक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेसेस के ऊपर, तो अपन सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेसेस की बात करेंगे, यहाँ पर शियर स्ट्रेस की बाद में बात करेंगे। और जब वो भी कंप्लीट कर लेंगे फिर कंबाइंड देखेंगे, बेंडिंग प्लस शियर। एक किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे क्या करूं, सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग भी आ जाएगा और शियर भी आ जाएगा, तो बेंडिंग स्ट्रेस प्लस शियर स्ट्रेस दोनों कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। तो यहां से अभी तक मैंने क्या देखा कि अच्छा ऊपर कंप्रेशन आएगा, नीचे टेंशन आएगा और बीच में क्या होगा, 0। क्यों? क्योंकि अगर ये देखो ये माइनस में चल रहा है और ये है प्लस, तो माइनस से प्लस में क्यों आऊंगा मैं, माइनस से प्लस में एक वैल्यू बीच में 0 भी तो मिलेगी, तभी तो वो पॉजिटिव जा रही है। कोई भी क्वांटिटी नेगेटिव से पॉजिटिव होगी, कोई भी ग्राफ है, अगर एक्स एक्सिस को कोऑर्डिनेट क्रॉस नहीं करेगा तब तक पॉजिटिव कैसे जा सकता है, ठीक है। तो बस वही चीज है, सिंपल फिनोमिना, कुछ भी नहीं है। ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन, अब ये चीज जो है ना, ये ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन सारी बीम्स के लिए है सिवाय कैंटिलीवर, ठीक है। कैंटिलीवर में सारा केसेस उल्टे हो जाते हैं। देखो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, तुम्हें मजा आएगा, ठीक है। आगे शियर स्ट्रेसेस में भी और अच्छा लगेगा, क्योंकि ये एग्जैक्टली अब यहाँ पर अपन आगे के ऊपर ने बेसिक टूल्स जो देख लिए थे वो देख लिए। देखो जो अपन ने मैथ्स में अपन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, प्लस माइनस पढ़ते हैं, वो सब क्या काम आते हैं जिंदगी में, क्या काम आते हैं, वो सब काम आते हैं, बिल्कुल काम आते हैं। अपन कुछ भी चीज एक्स्ट्रा पढ़ते हो हमारे लिए क्या है, एक हथियार है, टूल्स है, ठीक है। तो अपन बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम, डिफ्लेक्शन, ये सब एक हमारे लिए टूल्स थे। क्यों? डिजाइन में। अब डिजाइन के लिए मुझे निकालना क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक। और बेंडिंग मोमेंट तो निकाल दिया, चाहिए क्या मुझे, स्ट्रेसेस। बीम्स में तो स्ट्रेसेस आ रहे हैं ना, मुझे बेंडिंग मोमेंट से क्या मतलब है, ठीक है। बीम्स में तो स्ट्रेसेस आ रहे हैं, अपन डिजाइन तो स्ट्रेसेस के हिसाब से करते हैं। मुझे कोई भी मेंबर डिजाइन करना है तो उसमें कितने स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं वो डिजाइन करना है ना मेरे को। बेंडिंग मोमेंट से मेरे को क्या मतलब है, तो मतलब इसलिए है जो मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट देता है वो ही मुझे मैक्सिमम क्या देता है, मैक्सिमम स्ट्रेस देता है। क्लियर, बात समझ आ गई। जितना मैं लोड लगाऊंगा उसके हिसाब से मूवमेंट्स आएंगे, उसके हिसाब से बेंडिंग मूवमेंट आएंगे, उसके हिसाब से मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट आएंगे, उसके हिसाब से मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस और शियर स्ट्रेसेस आएंगे, ठीक। चलो तो अब मैं जैसे मैंने कैंटिलीवर ले लिया, कैंटिलीवर ले लिया, ठीक, कैंटिलीवर ले लिया। अब इस कैंटिलीवर की देखो ये ऐसे चलता है, ठीक है। तो अंदर की साइड कौन है, अंदर की साइड यहां, तो कंप्रेशन नीचे आएगा, टेंशन ऊपर आएगा, बीच में 0, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस NA, ठीक है। तो याद रहेगा कैंटिलीवर में अपर फाइबर्स जो हैं वो टेंशन में रहेंगे और जो बॉटम फाइबर्स हैं, बॉटम फाइबर्स, बॉटम कैसे, बॉटम न्यूट्रल एक्सिस के नीचे, ठीक है। बॉटम फाइबर्स जो हैं वो कंप्रेशन में रहेंगे, ठीक है। और बाकी रेस्ट ऑल द बीम्स, सिंपली सपोर्टेड ले लो, फिक्स्ड ले लो, कुछ भी ले लो, रेस्ट ऑल टाइप्स ऑफ बीम्स क्या होगा, अपर में कंप्रेशन और बॉटम में टेंशन, ठीक है, याद रहेगा। और ये सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा आपने खासकर राजस्थान जेईई के पेपर में, तो सीधा आ जाएगा कैंटिलीवर में ऊपर क्या होगा, टेंशन, नीचे कंप्रेशन, क्लियर। चलो तो
अभी तक अपन ने देखा कि बेंडिंग स्ट्रेसेस किसकी वजह से आते हैं, बेंडिंग मोमेंट की वजह से आते हैं। ओके, बट अभी तक अपन ने कैलकुलेट नहीं किया कि वो स्ट्रेसेस कैसे आएंगे। ये भी देख लिया कि ऊपर टेंशन है, नीचे क्या है, नीचे क्या है कंप्रेशन, या ऊपर कंप्रेशन है नीचे टेंशन है, अलग अलग टाइप्स ऑफ बीम में ये देख लिया। अभी अपन ने वैल्यू थोड़ी निकालनी, अभी अपन को कुछ फॉर्मूला थोड़ी मिला है कि अपन अच्छा इस फॉर्मूले से क्या निकाले, क्या निकाले, स्ट्रेसेस निकाले। ठीक है, तो जो हमारा फॉर्मूला मेन फ्लेक्सर फॉर्मूला, उस पर आ रहा हूं सीधा। ये बड़ा रामबाण है, इस फॉर्मूले से सारे के सारे क्वेश्चन होंगे, सारे की सारी स्ट्रेसेस निकलेगी इस फॉर्मूले से, फ्लेक्सर फॉर्मूला। और ये फ्लेक्सर फॉर्मूला आया है थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग से। ठीक है, अब देखो अपने को थ्योरीज में रिलेटेड मतलब नहीं है, जो काम की चीज हम वही करने वाले हैं। एक्स्ट्रा चीज पढ़ के क्या किसको क्या फायदा हुआ है, हमें सिलेक्शन से मतलब है, हमें क्वेश्चन करने से मतलब है। ठीक है, तो मैं चीज बिल्कुल आपको ऐसी समझ में आएगी, वो दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या चीज नहीं पढ़नी है हम वो बताने आए हैं। बच्चों को ये पता नहीं होता कि सर क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है ये तो सबको पता होता है, क्या नहीं पढ़ना है ये किसी को पता नहीं होता। ठीक है, इसलिए अपन ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, इसलिए अपन ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं। ठीक है, चलो, तो सिलेबस तो सबको गिवन है, सिलेबस तो सबके लिए सेम है, तो क्या क्या पढ़े, कहां तक पढ़े, ये किसी को पता नहीं होता। तो चलो, थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग से आती है। ठीक है, अब ये क्या है थ्योरी, ये जो फ्लेक्सर फॉर्मूला मैं अभी इस पे आने वाला हूं, पहले ये देखते हैं थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग। थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग बोलूं या प्योर बेंडिंग बोलूं, एक ही बात है, थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी अब कुछ अजम्पशंस होंगे। पहली बात, अजम्पशन, कोई थ्योरी है तो सबसे पहले अजम्पशन तो पहले आएगा। ठीक है, देखो, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन के ऊपर है उसी पे आ रहा हूं मैं, कि जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। कि पहला, कि बीम हमारी स्ट्रेट है, बीम इज स्ट्रेट, इनिशियली स्ट्रेट, या बोल दो फाइनल, हमेशा स्ट्रेट ही रहेगी, इनिशियली स्ट्रेट। ठीक है, जब लोड नहीं लगा उससे पहले क्या है, बीम स्ट्रेट है। कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया है, कांस्टेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और मटेरियल आइसोट्रोपिक और होमोजीनियस, ये तो हमेशा आएगा। होमोजीनियस कोई सा भी मटेरियल, कोई सी भी थ्योरी होगा ना, तो इसमें एक ये असम्पशन तो पक्का लेते ही लेते हैं, ये मटेरियल आइसोट्रोपिक और क्या हो, होमोजीनियस हो। चौथा, हुक्स लॉ वैलिड, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ वैलिड मतलब क्या होगा, हमारी सिर्फ और सिर्फ किस रेंज में बात कर रहे हैं अपन, इलास्टिक लिमिट तक बात कर रहे हैं। ठीक है, और एक और लास्ट, कि जब हम बेंडिंग कर रहे हैं उससे पहले और उससे बाद में हमारी जो सेक्शन है वो प्लेन ही रहेगा, मतलब सेक्शन नहीं मुड़ेगा, प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन, प्लेन जो सेक्शन है रिमेन्स प्लेन, प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। ठीक है, तो ये चार पांच असम्पशंस है, ये आप चाहो तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो मर्जी करना कर लो। ठीक है, अच्छा, अब मैं सीधे बात करता हूं। अच्छा, एक और होता है कि जो हमारा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी लिख रहा हूं, और जो टेंशन का होगा वही कंप्रेशन में होगा, ये भी एक असम्पशन है। ठीक है, ये अच्छा, ये भूल जाते हैं, ये अच्छी चीज है। क्या E इन टेंशन इक्वल्स टू E इन कंप्रेशन, ये भी इस थ्योरी का क्या है, असम्पशन है। ओके, चलो, अब मैं फ्लेक्सर फॉर्मूला पे आ रहा हूं सीधे। ये थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग है। अब इससे, इस थ्योरी से हमें एक फॉर्मूला मिलता है, हमें एक फॉर्मूला मिलता है फ्लेक्सर फॉर्मूला। देखो नाम से पता चल रहा है फ्लेक्सर है, यानी बीम्स की बातें करेंगे हम, क्योंकि फ्लेक्सर मेंबर हमारी बीम्स और स्लैब्स वगैरह होती हैं। ठीक है, तो जिसमें बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया, डिजाइन के क्राइटेरिया होता है ना बेंडिंग मोमेंट, वो फ्लेक्सर की बात करते हैं। ठीक है, चलो, तुम किसी बच्चों को फ्लेक्सर का मतलब नहीं पता होता, फ्लेक्सर मेंबर या फ्लेक्सर अपन स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो ये फ्लेक्सर चीज क्या है, फ्लेक्सर चीज ये है कि जिसमें जो हमारा डिजाइन क्राइटेरिया होता है वो बेंडिंग मोमेंट होता है। ठीक है, कॉलम है तो कॉलम एक्सियल लोड आता है, हम कॉलम चैप्टर भी कर चुके हैं। ठीक है, पी लोड निकाला था, क्रिपलिंग लोड, तो जो वो होता है कॉलम, वो कैसा डिजाइन होता है हमारा, कौन सा, एक्सियल मेंबर की तरह डिजाइन होता है। ठीक है, तो देखो अब मैं फ्लेक्सर फॉर्मूला में थोड़ा सा इसका हिंट दे रहा हूं कि आता कैसे ये फॉर्मूला। ठीक है, जैसे मान लो ये है हमारा जो बीम है, हो गई क्या, बैंड। ठीक है, तो ये होगी हमारी न्यूट्रल एक्सिस। क्लियर, ये है हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो मैं बात आती है कर्वेचर की, इससे पहले। ठीक है, जितनी ज्यादा रेडियस होगी, ठीक है,
जितनी ज्यादा रेडियस होगी उतना कम कर्वेचर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये देखो, इसका अगर मैं सर्कल बनाऊं तो इसका सर्कल क्या होगा, बड़ा बनेगा, बट इसका सर्कल छोटा बनेगा क्योंकि ये रेडियस छोटी बट कर्वेचर ज्यादा है। ये मुड़ी कितनी है, ये बीम बैंड कितनी हुई, ये ज्यादा हुई है, ठीक है। कर्वेचर को मैं 1/r से डिनोट करता हूं, कर्वेचर ये भी आएगा 1/r, ठीक है। कर्वेचर ऑफ बीम बोलता हूं मैं इसको, या कुछ भी सिर्फ कर्वेचर बोल दो। तो कर्वेचर जो है हमारा क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ, ठीक। तो अब मैं बात करूं, अगर ये रेडियस r है, ठीक है, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, और सिर्फ कर्वेचर बोलूं तो कर्वेचर ये कितना बेंड हो रहा है, ठीक है, तो 1/r से डिनोट करते हैं। चलो, तो जो फ्लेक्सर फॉर्मूला है, ठीक है, फ्लेक्सर फॉर्मूला अब ये ऐसे बनता है कि जैसे मान लो ये स्ट्रेन्स है, ठीक है, यहाँ ये कितना स्ट्रेन होगा, ये अपन अब क्या होता है कि देखो, अपन स्टार्ट यहां से करते थे कि सिग्मा क्या होता था, इंटू ई, स्ट्रेन्स इंटू कैपिटल ई इंटू ई, तो ये ई कितना आता था, सिग्मा अपॉन ई आता था, ठीक है। तो ये ई जो निकालते हैं अपन, और ये सिग्मा तो स्ट्रेस है, ये है क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, तो ये सिग्मा इक्वल टू ई इंटू ई होता है। ये क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये क्या होता है, हमारा स्ट्रेस, और ये क्या है हमारा ई। अब ये स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस ही है और बेंडिंग स्ट्रेस ही है ये वाला सिग्मा भी, ठीक है। जहां मैं टाउ लिखूंगा ना वो शेयर होता है। चलो, तो ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई, ये जो ई आता है ना स्ट्रेन्स, ये हम इस फॉर्मूले से, इस थ्योरी के हेल्प से ये ई निकलता है, और डायरेक्ट हमारे काम का चीज है जो फ्लेक्सर फॉर्मूला है, मैं वो सीधा उस पर आ रहा हूं, ठीक है। तो जो हमारी काम की चीज है, देखो अभी तक अपन ने फॉर्मूला अभी भी नहीं देखा है, फॉर्मूले पे अब आ रहे हैं अपन, ओके। तो जो हमारा फॉर्मूला है वो ये बनता है, m/i इज इक्वल टू f/y इज इक्वल टू e/r, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ना वो कहलाता है हमारा फ्लेक्सर फॉर्मूला। अब एक क्वेश्चन तो सीधा इस पे ही बन जाता है, एक क्वेश्चन तो इनमें से कुछ भी एक चीज निकालनी हो और कुछ और पता हो, मैनिपुलेट करके निकल जाएगा, ठीक है। अब ये सब है क्या क्या, ये भी तो पता होना चाहिए। m तो मुझे पता चल रहा है कि बेंडिंग मूवमेंट है, m मुझे पता चल रहा है बेंडिंग मूवमेंट है। i क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखो आ गया वर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर अपन पहले चैप्टर नहीं पढ़ते मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ये i निकाल पाते क्या, ठीक है, क्योंकि अभी तो सेक्शन गिवन होगा, सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे आना चाहिए। फिर f है हमारा बेंडिंग स्ट्रेस, f है हमारा बेंडिंग स्ट्रेस। अब y क्या है, y ये है कि डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, कि न्यूट्रल एक्सिस से मैं कितना और कितना ऊपर हूं या कितना नीचे हूं, क्योंकि मुझे किसी पॉइंट पे निकालना है ना स्ट्रेस। तो उस स्ट्रेस की अगर मैं वाई मैक्स की बात करूं, अगर जैसे मान लो ये मेरा एक सेक्शन है, रेक्टेंगुलर सेक्शन, न्यूट्रल एक्सिस इसकी यहां होगी, तो किसी एक मान लो इस सेक्शन की बात कर रहा हूं, तो यहां पर हो जाएगा ये वाई, क्योंकि वाई क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। अगर वाई मैक्स की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा सीधे सीधे। अब ये यूज करने वाले हैं। ई क्या है, ई सबको पता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और 1/r क्या है, कर्वेचर। आ गया ना, क्लियर। अच्छा, अगर मैं इवेल्युएट करना चाहूं इस और इसमें से, यहां देखो E/r इक्वल टू m/i है, तो 1/r कितना आ जाएगा, देखो m/ei आया कि नहीं आया। तो ये अब जो कर्वेचर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ei भी आ गया, ठीक है। अभी देखा था, तो 1/r अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, डायरेक्ट इक्वली लिख लो m/ei। तो ei को मैंने क्या बोला था, फ्लेक्सर रिजिडिटी बोला था ना। ei अगर डायरेक्ट ei वर्ड आ जाए तो फ्लेक्सरल रिजिडिटी। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये जितना भी मैं बोल रहा हूं ना, ये सारे क्वेश्चंस हैं क्या, कि 1/r, फ्लेक्सर रिजिडिटी, ठीक है, फ्लेक्सर फॉर्मूला, ये सब, ठीक। तो एक फ्लेक्सर फॉर्मूला पे इतने क्वेश्चन बन गए, और अभी तो अपन ने देखा भी नहीं है कि स्ट्रेस निकालना कैसे, ठीक है। तो यहां से अपन ने देखा कि m/i इक्वल टू f/y, e/r, ये सब चीजें देखी, ठीक है। ये क्लियर, फ्लेक्सर रिजिडिटी देख ली, ei, और कर्वेचर क्या होता है, 1/r। अब यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है, अगर रेडियस मान लो एक 10 है और एक 20 है, तो कर्वेचर किसका ज्यादा होगा, 10 वाले का, क्लियर। जिसका रेडियस कम उसका कर्वेचर ज्यादा। अब डिजाइन क्राइटेरिया की बात करूं, अभी तो चलो अपन ने
फ्लेक्सर फॉर्मूला देख लिया, तो अब इससे अपन डिजाइन कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला हमारे को काम क्या आएगा, कैसे आएगा काम, हम इसको यूज कैसे करेंगे, वो चीज है इंपॉर्टेंट। तो डिजाइन क्राइटेरिया पे आ रहा हूं मैं सीधे, जो काम की चीज है हमारे। अब यहां से मेन चैप्टर शुरू हो रहा है, ठीक है। चलो, तो अब मैंने ये एक फॉर्मूला देखा था कि एफ अपॉन वाई इक्वल्स टू एम अपॉन आई था ना। तो यहां से एफ निकाल सकता हूं, एम अपॉन एम वाई इंटू आई निकाल सकता हूं। तो ये देखो, ये फॉर्मूला बनेगा, एफ क्या था हमारा, बेंडिंग स्ट्रेस था कि नहीं था। अगर ये बेंडिंग स्ट्रेस है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर हमारी किससे, जो परमिसिबल स्ट्रेसेस है हमारे मेंबर के, ठीक है, स्टील है या किसी की भी बीम की बनी हुई है तो उसकी परमिसिबल स्ट्रेसेस होती है, हर मेंबर के, हर मटेरियल के अलग स्ट्रेसेस होगा, जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है उससे अगर कम है तो हमारा क्राइटेरिया क्या है, हमारा सेफ है। अगर ये इससे वैल्यू उससे ज्यादा आ जाएगी परमिशन लिमिट से, क्वेश्चन में गिवन होगा परमिसिबल, अभी अपन क्वेश्चन भी करेंगे, तो क्वेश्चन में अगर गिवन होगा कि परमिशन लिमिट 100 है और ये आ रहा है 90, तो हमारा क्या है, सेफ है स्ट्रक्चर। और ये आ रहा है 110 और लिमिट है 100, तो ये क्या हो गया, फेल हो गया ना सीधे। तो अपने को मिल गया काम, तो डिजाइन क्राइटेरिया हमें मिल गया कि यहां से हम कैलकुलेट करते हैं बेंडिंग स्ट्रेसेस एम वाई अपॉन आई। अच्छा, अब एक और चीज आती है सेक्शन मॉडुलस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, सेक्शन मॉडुलस। जो ये आई बाई वाई है ना, अगर मैं वाई मैक्स ले लूं तो ये क्या जाता है, जेड होता है सेक्शन मॉडुलस, ठीक, आई अपॉन वाई मैक्स। तो ये वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एम इंटू नहीं, एम अपॉन जेड, ठीक है, या एम आ जाएगा एफ इंटू जेड। जो ये सेक्शन मॉडुलस होता है ना, वो क्या बताता है, वो बताता है हमारी स्ट्रेंथ ऑफ द, स्ट्रेंथ बताता है, स्ट्रेंथ को डिनोट करता है, डिनोट्स स्ट्रेंथ, ठीक है, ऑफ सेक्शन। क्लियर। जो हमारी किसी पर्टिकुलर सेक्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है, जैसे एक आई सेक्शन है, ठीक है, ये आई सेक्शन है, आई बनाओ ना, ये एक आई सेक्शन है, एक चैनल सेक्शन है। अगर मान लो मैं सेम लेंथ ले लूं, सब कुछ सेम ले लूं, ठीक है भैया, मैंने बीम की लेंथ भी सेम ले ली, क्या ले लिया, बेंडिंग मोमेंट भी मैक्सिमम, लोडिंग भी, सब कुछ चेंज नहीं किया, ठीक है, सब सेम रखा, लेंथ भी सेम रखी और लोडिंग भी सेम रखी, तो क्या इन दोनों में सेम स्ट्रेसेस आएंगे, नहीं। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि इन दोनों की सेक्शन मॉडुलस अलग है, जेड अलग है, ठीक है। क्या पहली बात तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है तो अपने आप जेड अलग ही हो गया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है और ऊपर से सबकी वाई मैक्स भी अलग अलग आएगी, ठीक है। अगर ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस और ये न्यूट्रल एक्सिस है, तो ये प्रॉपर जो जेड से डिनोट करते हैं वो सेक्शन मॉडुलस। अपन स्टील में डिजाइन करेंगे बीम्स, तो ये सारा खेल सेक्शन मॉडुलस का होगा, ठीक है। अगर मान लो इतना सेक्शन मॉडुलस चाहिए मेरे को मिनिमम, और मैं अगर ज्यादा लगाऊं तो मेरी बीम सेफ रहेगी, ठीक। तो यहां से इसलिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इतना बेसिक, प्रॉपर, इतनी हमारी बेसिक नीड्स है हमारे को सिविल इंजीनियरिंग में। क्यों, क्योंकि हर टाइप का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली देखते हैं और इसकी डिजाइन क्राइटेरिया देखेंगे कि अच्छा ये सेक्शन मॉडुलस है, ऐसे ऐसे स्ट्रेसेस आते हैं, तो क्या होगा, जो भी हमारे डिजाइन आगे हम बीम्स करते हैं, कॉलम्स करते हैं, कुछ भी डिजाइन करते हैं, ओके। तो सेक्शन मॉडुलस भी बता दिया। सेक्शन मॉडुलस क्या बताता है हमें, स्ट्रेंथ ऑफ दी सेक्शन बताता है। क्लियर। चलो एक क्वेश्चन कर लें छोटा सा। अब देख लिया अपन ने फ्लेक्सर फॉर्मूला देख चुके हैं, अब एक क्वेश्चन भी देख लो। अच्छा, इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है एक जनरली ऐसे बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं कि अगर एक स्टील की वायर है और डायमीटर है उसका 10 mm, ठीक है, और एक इसको सर्कुलर आर्क में बेंट कर दिया है जिसकी रेडियस है, इसको क्या कर दिया, बेंट इनटू आर्क, ठीक है, ऑफ रेडियस 20 मीटर। क्या किया, एक स्टील की वायर ली और उसको 20 मीटर की रेडियस में मोड़ दिया, आर्क बना दिया एक। क्लियर। तो पूछ रहा है डिटरमाइन मैक्सिमम स्ट्रेसेस, डिटरमाइन मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड, क्योंकि स्ट्रेस की बात करूं तो अपने आप इंड्यूस आएगा ही, और इसका दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ठीक है, देखो क्या बोला,
एक वायर ली और उसको मोड़ दिया, बस इतना था, कोई लोड नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं किया, सिर्फ मोड़ दिया। तो जब मैं उसको मोड़ रहा हूं, क्या कर रहा हूं, बेंड कर रहा हूं ना, तो बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप आएंगे। तो क्या होगा, F इक्वल्स टू F अपॉन वाई इक्वल्स टू M अपॉन आई इज इक्वल्स टू E अपॉन आर। अब M और I का काम है क्या इसमें? नहीं है, मोमेंट गिवन नहीं है, F और E इसका काम आएगा। क्यों? क्योंकि हमें E गिवन है। अच्छा, अब Y है, Y कैसे निकालूं? ये बीम क्या है, एक डायमीटर है, यानी एक क्या है, एक इसका डायमीटर गिवन है, यानी ये बीम क्या है, एक सर्कुलर है, स्टील है, स्टील की वायर है, तो एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। ठीक, तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का वाई मैक्स कितना होगा, ये वाई मैक्स, क्योंकि ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये न्यूट्रल एक्सिस है, तो इसका वाई मैक्स कितना होगा, रेडियस के बराबर ही होगा, किसकी, स्टील वायर की। तो वाई को मैं क्या लिख सकता हूं, R/2 कहां गया, B/2 यानी 10/2 mm में, और E की वैल्यू पता है अपन को 2 × 10⁵। अच्छा, अब ये जो R है वो R किसकी है, जो R बनाई है उसकी, 20 मीटर यानी 20 × 1000। ये mm में देखो, सारी यूनिट अपने को दोनों साइड बराबर रखनी है, तो ये वैल्यू आ जाएगी, देखो ये 5 ये सब कट जाएंगे, वैल्यू आ जाएगी 50 Nm/mm²। क्लियर? तो बस अपन ने क्या निकाल दिया, मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट। ठीक है, ये वाई मैक्स क्यों लिया मैंने आर के बराबर, ये वाई मैक्स लिया इधर, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम स्ट्रेसेस चाहिए। तो मैक्सिमम स्ट्रेसेस के लिए क्या करना है मेरे को, न्यूट्रल एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन करें या उससे पहले सीधा कॉन्सेप्ट देखते हैं। चलो एक और चीज बताता हूं, इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, फिर क्वेश्चंस तो करते रहेंगे, अपन क्वेश्चन सीरीज अपनी अलग चलती ही है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं मैं, अब एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, और ये हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है। अपन को आंसर तो कैलकुलेट हो जाता है, चीज समझ में नहीं आती कि अच्छा ये क्यों कर रहे हैं। बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, देखो पहले मैंने क्या नाम बोला, बीम, तो एक बीम की बात हो रही होगी, फिर क्या नाम बोल रहा हूं, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, यूनिफॉर्म का मतलब बिल्कुल सेम, बराबर, और स्ट्रेंथ का मतलब कि हर पॉइंट पर, हर सेक्शन पे वो इक्वल स्ट्रेंथ रखता है। ठीक है, कौन, बीम हमारी। ठीक, अच्छा अब इसको मैं डिजाइन कैसे करूंगा, इसका मतलब ये होगा हमारा कि अंडर दी जो जितने भी लोड्स आ रहे हैं, अब सेक्शन जरूरी नहीं है मेरा कांस्टेंट हो, सेक्शन कैसा भी हो सकता है। ये मेरी बीम है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, सेक्शन की बात नहीं हो रही है, ये सेक्शन अलग है। जैसे सेक्शन मतलब समझे ना, कि जैसे एक ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है जिसका क्या है, ये विड्थ है B और ये डेप्थ है D। ठीक है, तो ये प्रिज्मेटिक सेक्शन है, हर जगह इसका सेक्शन बिल्कुल सेम आ रहा है। ठीक है, वो बात नहीं हो रही, ये किसकी बात हो रही है, प्रिज्मेटिक बीम की बात हो रही है। प्रिज्मेटिक बीम की बात नहीं कर रहा मैं, किसकी बात कर रहा हूं, यूनिफॉर्म बीम स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं। यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के लिए जरूरी नहीं है मेरा सेक्शन भी यूनिफॉर्म हो, यहां गड़बड़ होती है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं है कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन भी हो। देखो इस बीम का क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, बट यहां अलग है, यहां देखो डेप्थ ये है, यहां डेप्थ ये है, यहां डेप्थ ये है, और यहां ये विड्थ चेंज हो रही है, ये विड्थ चेंज हो रही है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हमारा यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ वाली बीम ये ही हो, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाली। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाली बीम कभी भी, पहली बात तो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ वाली बीम कभी भी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन नहीं रख सकती। क्लियर? चलो अब देखो, अब ये जो चीज है हमारी कौन सी, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ वाली, ये दो तरीके से हम अचीव कर सकते हैं। या तो एक चीज कांस्टेंट, अच्छा बीम है तो बीम में एक तो डेप्थ, अपन बीम को कैसे डिफाइन करेंगे, अपन कोई भी बीम को कैसे डिफाइन करेंगे, एक तो या तो डेप्थ से या उसकी विड्थ से। ठीक है, तो दो केसेस होते हैं इसमें दो केसेस होते हैं कि पहले अगर कांस्टेंट विड्थ ले लूं, फर्स्ट अगर बीम को मैं कांस्टेंट विड्थ ले लेता हूं, बीम ऑफ कांस्टेंट विड्थ। ठीक है, अब एक चीज मैंने फिक्स कर दी कि विड्थ तो उसकी फिक्स है, विड्थ मतलब डी वाली। ठीक है, जैसे अपन ने एक रेक्टेंगल लिया हुआ है मान लो, तो ये बी होती है, ये डी होती है, तो इसका मैंने क्या कर दिया इसका विड्थ बराबर कर दी।
अगर विड्थ सेम कर दी तो यहाँ पर अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाऊं तो इसका डेप्थ अलग अलग आएगी। अब ये डिफ्लेक्टेड बीम नहीं है, इसको कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं लग रही, ये इसका मैंने सामने से देखते वक्त ये है, अगर आप सामने से देखोगे तो बीम ऐसे दिखेगी, ठीक है। तो ये अलग अलग डी है, जैसे डी एट एक्स, किसी एक एट एक्स पे मैं डी एक्स ले लूं और ये होगा हमारी कैपिटल डी, मतलब मैक्सिमम वाली डी, ठीक है। तो मतलब ये डी कुछ ऐसे है। तो मुझे क्या चाहिए, मेरे को यूनिफॉर्म स्ट्रेस स्ट्रेंथ चाहिए। अब यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का मतलब कि जो हमारे मैक्सिमम स्ट्रेसेस है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस आ रहे हैं हर सेक्शन पे इक्वल आ रहे हैं। कहने का मतलब मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, क्यों? अगर यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बात करूंगा तो बीम कैसे डिजाइन हो रही है, बेंडिंग स्ट्रेसेस की मदद से डिजाइन हो रही है, तो बेंडिंग स्ट्रेस भी तो सेम रहने चाहिए, यानी मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस आर इक्वल। ओके, तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस अगर इक्वल है तो हमारी बीम क्या होगी, यूनिफॉर्म। और उसमें पहला लेते हैं अपन क्या, कि कांस्टेंट विड्थ ले लेते हैं। तो बी अपन ने सेम ले ली और डी अपन अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो सेक्शन मॉड्यूलस z कितना आएगा, अब अपन सीधे सेक्शन मॉड्यूलस की बात करेंगे, y अपॉन और i अपॉन वाई मैक्स। अच्छा, i कितना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ कितना होगा, 1/12 bd क्यूब। तो यहां तो b आ जाएगा, d क्यूब में क्या लिखूंगा मैं, dx लिखूंगा, क्यों, किसी एक जनरल x पर, ठीक है। और y मैक्स कितना आ जाएगा, dx अपॉन 2, किसी एक सेक्शन पे। अभी देखो अगर ये एक सेक्शन है b और d का, तो इसका y मैक्स कितना होता है, d/2 बता चुका हूं, dx/2। तो बताओ z कितना आ जाएगा, z कितना आ जाएगा, bd²/6 आ जाएगा, bd² अपॉन 6 आ जाएगा। और देखा था अपन ने कि जो मोमेंट होता है, अच्छा इसमें अपन सिर्फ सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करते हैं और ले लेते हैं। तो अपन ने z, i और y मैक्स, तो अच्छा तो अपन ने एक फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था कि m जो होता है वो f इंटू z होता है, ठीक है। अब ये m क्या है, बेंडिंग मोमेंट है। बेंडिंग मोमेंट कितना होगा किसी एक, अब w यहां लग रहा है तो रिएक्शन w/2 होंगे, ठीक। तो इसका मोमेंट, अब से इसी केस के लिए बात कर रहा हूं, अगर यूडीएल होता तो m अलग हो जाता बस। अभी अपन ने केस फिक्स कर रखा है कि अच्छा एक पॉइंट लोड लग रहा है तो w/2 इंटू एक्स आ जाएगा, ठीक है। देखो इधर एक पर्टिकुलर सेक्शन पे मोमेंट आ गया। अच्छा f कितना होगा, f तो f ही रहेगा क्योंकि क्या है हमारी बीम, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है। z कितना है, z पुट करो, bdx/6 है, ठीक है। तो यहां से मैं dx निकाल दूं, यहां से मैं dx निकाल सकता हूं, क्यों, मुझे चाहिए क्या, डेप्थ चाहिए ना मेरी बीम की। तो ये स्क्वायर है, ठीक है, यहां पे जाके रूट हो जाएगा, तो 3/2 WFV अंडर रूट और ये आ गया x, ठीक है। देखो चेक करो, ये 2 से 6 कट जाएगा, 3 आ जाएगा, नहीं ये 2 नहीं आएगा ना, बस 3 आएगा ना, कट गया ना। तो 3WX अपॉन FV। अब इससे अगर ये सब चीजें देखो कांस्टेंट है, W कांस्टेंट है, F कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है, तो हम इसको K लिख सकता हूं और यहां लिख दूंगा √x। हमारे काम की चीज ये है, जो हमारी डेप्थ है ना वो किसके प्रोपोर्शनल है, √x के। क्वेश्चन आता है ये कि अगर मेरी बीम क्या है, मैक्सिमम यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ रखती है और कांस्टेंट विड्थ है, तो मेरी जो डेप्थ है वो कैसे वेरी करेगी, जो आगे सेक्शन x बढ़ा रहा हूं उसके रूट में, यानी √x डायरेक्टली, dx इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √x। क्लियर, ये चीज काम की, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है सीधा, एसएससी ले लो चाहे अभी अपना राजस्थान जेईई का ले लो, वो भी क्वेश्चन सीधा पूछ सकता है, ठीक है। तो अभी बात कर रहे थे अपन कांस्टेंट विड्थ की, तो एक बात क्या करेंगे अब, कांस्टेंट डेप्थ की। अभी कांस्टेंट विड्थ ले लिया तो अब कांस्टेंट डेप्थ ले लेंगे, सिंपल। सेकंड कांस्टेंट डेप्थ, ओके। अब मैं डेप्थ कांस्टेंट ले रहा हूं, तो अगर डेप्थ कांस्टेंट है मेरी तो विड्थ कांस्टेंट, विड्थ होगी वो, हाँ सही है ना, कांस्टेंट डेप्थ है ना, तो इस बार विड्थ वेरी करेगी, ठीक है। अब ये डी वेरी है, ये डी सेम है, इस बार अब चेंज क्या होगा, बी चेंज होगा, यानी मान लो कुछ ऐसे, यहां मूवमेंट लग रहा है, यहां लोड लग रहा है W, ठीक है। तो यहां मान लो ये B है, ठीक है, ये अब B है और ये है BX। तो वही चीज, सेम वही चीज होगी कि M इज इक्वल्स टू F इंटू Z। M कितना होगा, W इंटू X, F तो F ही है, Z कितना लेंगे अब इस बार देखो, BD² अपॉन 6, पर इस बार BX ले लेंगे और D कांस्टेंट है, तो ये चीज हो जाएगी। तो BX डायरेक्टली क्या निकल के आ जाएगा,
3wf अपॉन डी स्क्वायर और यहाँ आएगा x। तो यानी ये देखो ये चीज वापस कांस्टेंट है, यानी bx क्या आ गया k डैश इंटू एक्स। तो जो हमारी क्या होगी सेक्शन है हमारा x सेक्शन अपन x किसी एक जनरल x सेक्शन पे लेंगे तो वहां पर जो हमारा विड्थ है, जो हमारी विड्थ है वो किसके प्रोपोर्शनल आएगी x के। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है सीधे सीधे और डायरेक्ट आपस में कुछ ना कुछ कैलकुलेट भी। अब यहाँ यूडीएल होती तो कैसे निकालते, यहाँ यूडीएल होता, अगर मान लो ये यूडीएल है तो m कितना लेते w/2 माइनस wx²/2। बस m तो अपन को पता है ना, बेंडिंग मोमेंट वाला खेल अपन कर चुके हैं, स्ट्रेसेस कर रहे हैं अपन अब बस। क्लियर। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको तुम याद कर लो, वो क्वेश्चन तुम्हें किसी ना किसी एग्जाम में दिख ही जाएगा। ठीक है, लास्ट अपना लेक्चर फिर अपन कंक्लूड करते हैं, आगे अपन और एक्स्ट्रा देखेंगे इसमें नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में बस अपन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कंपेयर द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, कंपेयर, अब नाम नया आ गया, कंपेयर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या चीज है पहली बात, और दूसरा किससे कंपेयर करवा रहा है, एक स्क्वायर सेक्शन है, स्क्वायर सेक्शन है। ठीक है, अगर इन स्क्वायर सेक्शन में कंपैरिजन करा रहा है, अगर क्या कि दोनों साइड हॉरिजॉन्टल है, जो टू साइड्स आर हॉरिजॉन्टल। ठीक है, विथ टू साइड्स हॉरिजॉन्टल, विथ टू साइड्स हॉरिजॉन्टल और डायगोनल हॉरिजॉन्टल। स्क्वायर को मैं दो तरीके के रख सकता हूं ना, ये क्या है डायगोनल हॉरिजॉन्टल। ठीक है, यानी ये पहला केस तो ये है दो साइड हॉरिजॉन्टल, दो साइड हॉरिजॉन्टल, और तीसरा और सेकंड अगर डायगोनल हॉरिजॉन्टल है यूं, ये भी तो स्क्वायर है। इन दोनों में कंपेयर करना है किसका, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। देखो जो भी अपन बात कर रहे थे ना m की, m f इंटू जेड, तो ये हाँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू किसकी, बेंडिंग मोमेंट की, किसके लिए, डिजाइन पर्पस के लिए, किसकी, बीम की, वो कहलाता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। बात समझ आई। तो जो ये m है ना वो ही मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। कब, जब जो स्ट्रेसेस और जो सेक्शन मॉडुलस है वो अपनी क्या ले रहा हो, मैक्सिमम वैल्यूज ले रहा हो। ठीक है, तो अच्छा अब बात आती है इन दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, किसके लिए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए। अच्छा, f की बात नहीं कर रहा मैं, किसकी बात करूंगा, z की बात करूंगा। क्यों बात करूंगा z की, क्योंकि स्ट्रेसेस तो कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इस केस में अपन को क्या चीज आ रही, अभी क्वेश्चन में कहीं स्ट्रेस का नाम आया नहीं आया, सिर्फ किसका बोल रहा है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, लोड का काम नाम आया नहीं आया। अगर लोड की बात नहीं आ रही, लेंथ की बात नहीं आ रही, ठीक है, तो सिर्फ बचेगा क्या, ये सेक्शन। ये देखो ये दोनों सेक्शन अलग है, ये सामने से देखूंगा तो क्या दिखेगा मेरे को, एक पतंग दिखेगी डायगोनल शेप में, और यहां देखूंगा तो स्क्वायर दिखेगा। ठीक है, तो मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, z आ गया। ये चीज समझानी थी, जो इसीलिए ये z को मैंने क्या नाम दिया था, स्ट्रेंथ को डिनोट करता है ये। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या देता है, मेरा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, अच्छा अब इन दोनों का मुझे z निकालना है, बस मेरा काम कंप्लीट। इसका z तो अपन निकाल चुके हैं, कैसे निकाले थे, ये रेक्टेंगल को मान लो दोनों साइड b है, अभी BD²/6 देखा था, इसको मैं नाम दे देता हूं 1 और इसको नाम दे देता हूं 2। तो Z1 कितना आया था, BD²/6, तो इसमें D भी B है और B भी B है, यानी कितना हो गया, B³/6। डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि रेक्टेंगल का अपन ने निकाला था BD³/12 मोमेंट निकाला था, क्योंकि Z क्या होता है, I/Y, I/Y। क्लियर, तो I तो थी BD³/12 और Y क्या था, D3/2, तो ये कट के सीधा सीधा कितना आ गया, BD²/6। ये किसके लिए था, रेक्टेंगल के लिए था। रेक्टेंगल में और स्क्वायर में क्या फर्क होता है, दोनों साइड्स बराबर होती है, तो B की जगह D की जगह दोनों B रख दो। तो Z1 तो क्लियर है। अब Z2 निकालते हैं, क्योंकि ये अपन ने देखा ही नहीं है, ऐसा केस तो अपन ने देखा ही नहीं है भैया, पहली बार देख रहे हैं। Z2 निकालें। ठीक है, तो Z2 कैसे निकलेगा, Z ऐसे निकलेगा, I/Y। अब मुझे क्या चाहिए, I चाहिए। अच्छा, ये दिख रहा है मेरे को कि ये दो ट्राइंगल है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, और किस एक्सिस के अबाउट ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस, अब देखो आगे ना खेल, अगर मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ट्राइंगल नहीं पता होता तो मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालता टोटल का। तो इसका टोटल मैं निकाल रहा हूं इस एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट कितना होगा,
पहली बात तो 2 ट्राइंगल है तो 2 टाइम्स तो हो ही जाएगा। और इसके अबाउट कितनी आती थी, ये अगर मान लो h है, ये h है और ये b है ट्राइंगल का, तो कितना होता था, BH³/12 होता था, याद करो होता था। अच्छा अब b कितना होगा, क्योंकि साइड तो a है, स्क्वायर की साइड तो a है, तो b कितना होगा a√2 और h क्या होगी a√2/2 यानी a/√2। ठीक है, यानी अच्छा वो अपन ने b³/6 लिया था ना, तो ये b ले लो, इसको a मान लो और ये सारे b मान लो, क्या फर्क पड़ता है, नाम ही तो है। ठीक है, ये a हो गया, ये b हो गया, b के टर्म्स में, क्योंकि अपन ने स्क्वायर की साइड b मानी थी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2, अच्छा ये a ले लो, 2 इंटू a, ये लेंथ कितनी है b√2 है, इंटू h³ h मतलब a/√2 का होल क्यूब अपॉन 12, ये तो क्या निकला मेरा ix। अच्छा z क्या होता है i/y, तो इसका y बताओ कितना होगा, इसका y मैक्सिमम h के बराबर ही होगा, यानी a/√2 के बराबर ही होगा। तो इसको z निकालने के लिए क्या करूं, z2 को निकालने के लिए ix को किससे डिवाइड कर दूं, a/√2 से, तो ये निकलेगा आएगा b³/6√2। क्लियर, तो यहां से मिल गया z1/z2 कितना आ रहा है 1/√2। ठीक है, क्लियर, बात आ गई समझ, 1/√2 आएगा, इसको डिवाइड करोगे ना बेटा √2 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये दिस डिवाइडेड बाय दिस √2 ऊपर चला जाएगा, देखो ऐसे b³/6 और ये है b³/6√2, तो ये √2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो z1/z2 होता है √2। तो एक ये रिजल्ट याद रख लेना, सीधे सीधे आएगा क्वेश्चन में एग्जाम में, कि जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बोले चाहे सेक्शन मॉड्यूलस बोले, ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा स्क्वायर का, कि m1/m2 चाहे z1/z2 वो है √2। अब m1 किसका है, स्क्वायर का, ये ध्यान रखना, स्क्वायर विथ क्या, ऐसे मत बनाओ, 2 साइड्स हॉरिजॉन्टल, और ये कौन है, स्क्वायर विथ डायगोनल हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये क्वेश्चन सीधा सीधा आता है। चलो, तो ये लेक्चर अपन यहां पर खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो अच्छे, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू इंटीग्रेट इट। थैंक यू। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrate It.